हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, वैसे तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं और इससे काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी देखिए, आजकल शेड्यूल के ऊपर ना बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पहले एक टाइम था जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करिए। अब आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से शेड्यूल को अमेंड किया जा सकता है बाय द सिंपल मेजोरिटी, कौन सा शेड्यूल को नहीं किया जा सकता है बाय द सिंपल मेजोरिटी। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आजकल उस शेड्यूल के अंदर कौन से अमेंडमेंट हो चुके हैं, उसके अंदर भी एक्सेप्शंस पूछे जाने लगे हैं आजकल। तो इस लेवल का जब मतलब यूपीएससी अगर जाने लगेगा इस लेवल के क्वेश्चंस के लिए, तो डेफिनेटली हमें और डीप में पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए जो टॉपिक है इसको मैंने काफी डीप में मतलब समझाऊंगा आपको मैं, और पूरा आपको मजा आने वाला है। आप एंड तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए, पहला शेड्यूल की बात करते हैं। आपको पता है पहला शेड्यूल यहाँ पे है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। इसके बारे में सेपरेट मैंने एक वीडियो में बना रखा, आपको बता दो तो मैं, तो इसलिए इसको थोड़ा क्रिस्प में समझाऊंगा मैं। आर्टिकल 1 टू लेके 4। अब आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है भाई? आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया एंड इंडिया दैट इज द भारत, और उसमें यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज की बात की गई है। यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, एक है यूनियन ऑफ द स्टेट और दूसरा है इंडियन टेरिटरी। तो दोनों में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में से वाइडर कंसेप्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था। तो ऑल्दो तो आर्टिकल नंबर 1 से आ जाता है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे इंडियन यूनियन अगर आप देखेंगे ना, इंडियन जैसे आप यूनियन ऑफ स्टेट देखेंगे अगर, तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास 28 स्टेट है उनकी बात हो रही है। वेयर एज अगर आप जब बात करते हैं इंडियन टेरिटरी की या टेरिटरी ऑफ द इंडिया की बात करते हैं, तो उसके अंदर यूनियन ऑफ द स्टेट तो आता ही आता है, प्लस उसके अंदर हमारे यूटीज भी आते हैं, और साथ ही साथ इन फ्यूचर अगर हम कोई टेरिटरी एक्वायर करेंगे वो भी यहाँ पे आता है। अब आर्टिकल 2 और 3 में क्या आता है? आर्टिकल 2 और 3 में आता है कि भाई हम किसी स्टेट की साइज को अल्टर कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर हम किसी स्टेट को स्टैब्लिश कर सकते हैं, आर्टिकल 2 में है। लेकिन इससे कोई भी अगर अमेंडमेंट करना है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, और इससे रिलेटेड कोई भी बिल होगा तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। यहां तक कि आप पर्टिकुलर स्टेट को भी भेजोगे वो बिल, लेकिन आप उसके क्या जवाब दे रहा है वो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब पार्लियामेंट की अपनी पूरी विल है, अपने हिसाब से वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप ड्रॉ कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या शेड्यूल में 1 में ऐसा कहीं लिखा है? क्या आर्टिकल 1 टू 4 में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि यहां पे आप एक्सटर्नल बाउंड्री भी चेंज कर सकते हो इंडिया की? बहुत कीवर्ड है ये। क्या हम एक्सटर्नल, क्या पार्लियामेंट एक्सटर्नल बाउंड्री भी चेंज कर सकती है क्या सिंपल मेजोरिटी से? तो पहली बात, अगर आपको एक्सटर्नल बाउंड्री या फिर अपनी एक्सटर्नल बाउंड्री मतलब हमारा इंडिया का आउटर मैप, यार सिंपल सी बात है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे हमारे कभी कभी दानी प्रधानमंत्री आ जाते हैं ना, बोलते चलो ये हिस्सा हम आपको दान देते। अरे कैसे दे रहे हो आप? आपकी एग्जीक्यूटिव पावर वहां पे नहीं चलेगी। सो इन दैट केस यू हैव टू डू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा वैसा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ने बोला है इन द बेरुबरी केस 1960 कि अगर आपको अपना एक्सटर्नल बाउंड्री चेंज करना है या फिर कोई भी पार्ट दूसरी कंट्री को देना है, सीड कर रहे हो आप, तो इन दैट केस यू हैव टू डू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन आर्टिकल 1 टू 4 में या पूरे फर्स्ट शेड्यूल में कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। ठीक है, होपफुली मैं इतना समझा चुका हूं। और फर्स्ट शेड्यूल यूनियन एंड टेरिटरी से डील करता है। चलिए, सेकेंड शेड्यूल बात करता है सैलरी और अलाउंसेस। अब देखिए, आपने सैलरी और अलाउंसेस पूरा पढ़ रखा है। आप जब भी सुनते हैं कि अच्छा जज की सैलरी कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। प्रेसिडेंट की सैलरी कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो जब इससे पहले भी अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जब भी सैलरी की बात आई है और अलाउंसेस की बात आई है, मैंने हमेशा बोला है कि पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दो भाई, ये पार्लियामेंट करेगा। तो इसका क्या अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं दिया गया है? क्यों नहीं बोला कि भाई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा या कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड करेगा भाई? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, आज चल रहा है 2025। क्या सैलरी नहीं बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि पार्लियामेंट के ऊपर इसलिए छोड़ा गया, पार्लियामेंट एज पर द सिचुएशन, एज पर द जब जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से क्या करेगा, उस हिसाब से उसके अंदर चेंजेस करता रहेगा। एक और बात, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 360। तो क्या सेकंड शेड्यूल के जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी कम हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि सेकंड शेड्यूल में किसको सैलरी दी जाती है भाई, समझे आप?
तो डायरेक्ट आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जब इमरजेंसी लगेगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, तो सेकंड शेड्यूल के जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रेसिडेंट है, अभी नाम भले ना दे लेकिन द नेम मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल, कैन वी रिड्यूस देयर सैलरी? डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस देयर सैलरी। वो प्रेसिडेंट हो, जज हो, गवर्नर हो, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जितने भी है, सबकी सैलरी यहां पे कम की जा सकती है। बात आप की पॉइंट है, आप दिमाग में रखिए, इसको भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। सैलरी यहां पे उनकी कम की जा सकती है। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये तो हो गया सेकंड शेड्यूल। अच्छा एक और बात, क्या सेकंड शेड्यूल में आपको लगता है अमेंडमेंट करने के लिए मतलब उनको आर्टिकल नंबर 368 की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर जो भी चेंजेस करना है सेकंड शेड्यूल के अंदर, दैट कैन बी डन विद अ सिंपल मेजोरिटी। यही आपको बार बार बताना चाहता हूं। अभी तक देखिए शेड्यूल 1 के अंदर भी जो अमेंडमेंट करना है, जो भी चेंजेस करना है, सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, और सेकंड शेड्यूल के अंदर भी जो चेंजेस करना है वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। आपको ये बताते जा रहा हूं, प्लीज इसको नोट डाउन करिए साथ ही साथ। ओके चलिए अब बात करते हैं थर्ड शेड्यूल। अभी थर्ड शेड्यूल से क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको वो बताना चाहता हूं मैं। इसमें है ओथ ऑफ द ऑफिस, ठीक है। अभी देखिए ओथ ऑफ द ऑफिस में हमको क्या लगता है, ओथ एंड अफर्मेशन है। अरे सबकी होगी ओथ एंड अफर्मेशन, क्या सोचने की जरूरत है? नहीं भैया, सबकी नहीं है ओथ एंड अफर्मेशन। यहां पे ओथ एंड अफर्मेशन ना भले सबकी होगी, लेकिन प्रेसिडेंट की एंड गवर्नर की नहीं है। यही यहां पे सबसे बड़ा की पॉइंट है कि किसकी किसकी यहां पे ओथ एंड अफर्मेशन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए द ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर। अच्छा अगर आपको कंफर्म करना है तो सीधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 3 डालिए, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, उसको गो थ्रू करिए। आपको उसके अंदर ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट आपको नहीं मिलेगा। प्रेसिडेंट का ओथ आर्टिकल 60 में है और गवर्नर का ओथ 159 में है। देखिए आपको ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, इतने आर्टिकल याद करेंगे तो आप आर्टिकल ही याद करते रह जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है। इतने आर्टिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको स्ट्रेस दे दे के बताऊंगा इतनी बार कि आपको याद हो जाएंगे वो, ठीक है। क्या मैंने ये आर्टिकल्स पे फोकस किया? जरूरत ही नहीं है ना फोकस करने का। जरूरत है क्या ये 59, 65 सब फोकस करने का जरूरत है? नहीं जरूरत है। हमें इतने सारे पूरा हमें मतलब हमें बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ी अगला बनना है, ठीक है। हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, हमें उस हिसाब से सोचना है। तो यहां पे आर्टिकल 60 और आर्टिकल 159 नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन मुझे इतना पता होना चाहिए कि यहां पे ओथ एंड अफर्मेशन जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की है दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर शेड्यूल नंबर 3, दैट्स ऑल। बाकी भाई मिनिस्टर्स की है, यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर की है आर्टिकल 70। अब देखिए आर्टिकल 75 आपको कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 75 में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आर्टिकल 75 दुनिया भर मैंने 100 बार रिपीट करवा दिया। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ द साइज ऑफ द लोकसभा, ठीक है। एक कब ऐड किया गया था? 91st अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। ये बातें मैं बता चुका हूं बार 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 बार। अब ये तो याद होना चाहिए। ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा। प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में पीएम का ओथ एंड अफर्मेशन होगा और साथ ही साथ मिनिस्टर्स का भी होगा। अंडर आर्टिकल 75 भी दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। और सेम गोज विद स्टेट मिनिस्टर के लिए गवर्नर करेगा सारा का सारा। मैंने ये भी बोला है कि यूनियन और स्टेट के अंदर जब एग्जीक्यूटिव्स की बात करेंगे तो 89 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 75 में 89 ऐड कर लीजिए, आपको 164 मिल जाएगा। ये बताया है ना आपको। तो थोड़ा अब नहीं आपने देखा है वीडियो तो थोड़ा देखिए, क्योंकि बार बार से बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा यहाँ पे जो भी है उन सबका। अभी देखिए ये सबका यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस का भी है, ओके। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर का नहीं है। बस यही यहाँ पे फोकस करने की बात थी। चलिए कैग का भी है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अभी शेड्यूल, चलिए इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा। अब आपको एक बताना चाहता हूं, आर्टिकल नंबर 4 एंड ये आर्टिकल नंबर 80 छोड़ दीजिए, या फिर फोर्थ शेड्यूल को थोड़ा रिलेट करिए यहां पे इसके साथ। फोर्थ शेड्यूल क्या बात करता है? एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। और आर्टिकल 4 मालूम है क्या बोलता है? आर्टिकल 4 ही बोलता है कि जब हम कोई भी चेंजेस करेंगे इन द आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 में अगर हम कोई भी चेंजेस करेंगे। अब बोलोगे आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 डिफिनेशन है भाई। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है कि एक्सटेंट ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। इंडिया का एक्सटेंट कितना है, यूनियन ऑफ द स्टेट में क्या होता है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट में क्या होता है, उसका पूरा डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 1 में। 2 और 3 में बताया गया कि क्या क्या चेंजेस कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट कैसे कर सकता है। आर्टिकल 4 में क्या बोला गया है कि कोई भी चेंजेस आर्टिकल 2 और 3 में किए जाएंगे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। और अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, अब यहां पे है भाई यूपी, भाई मेरा फेवरेट स्टेट, मेरा एक स्टेट है वो,
ठीक है। अब यूपी में पूर्वांचल एक अपने अलग से एरिया है, इलाहाबाद के बाद वाला आप देखेंगे तो इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, ठीक है, जौनपुर वाला एरिया हो गया, तो ये जो है मुमदाबाद हो गया। तो ये जो एरिया है भाई, इनको अलग से अगर आपने बना दिया, एक जौनपुर अलग से स्टेट बना, सॉरी पूर्वांचल अगर अलग से आपने स्टेट बना दिया यूपी के अंदर कट करके, तो आपको नहीं लगता पूर्वांचल के लोग जाएंगे राज्यसभा में बैठने के लिए? ऑफकोर्स पूर्वांचल का पूरा सब कुछ सेटअप बनेगा ना, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनेगा, वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, वहां से लोग उठ के राज्यसभा में जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? तो अब नया स्टेट बना दिया, यूपी के आपने एरिया को छोटा कर दिया, तो कुछ वहां की राज्यसभा की सीट्स कम हो जाएंगी, कुछ पूर्वांचल को मिल जाएंगी, होगा ना ये सब चीजें। तो इसीलिए बोला है कि जब ऐसा कुछ होगा, इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो, या फिर जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि आप सिंपल मेजोरिटी से राज्यसभा की सीट्स बांट सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। उसके लिए आपको कोई स्पेशल मेजोरिटी या राज्यों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मेजोरिटी से राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से उठ के लोग जाते हैं ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आपको पता होगा ये बात, ओके, तो उसके लिए आप सिंपल मेजोरिटी से वो चेंजेस कर सकते हैं। आपको स्पेशल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन, ये सब कोई जरूरत नहीं है। तो शेड्यूल 4 को बदलना है तो सिंपल मेजोरिटी से बदला जा सकता है, आपको बता दिया क्यों मैंने अभी, ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल को आप आर्टिकल नंबर 4 के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, प्रोवाइड द एलोकेशन ऑफ सीट, आपको आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है, प्रोवाइड द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। तो इसके अंदर कोई भी बदलाव करना हो आर्टिकल 80 में और आर्टिकल 4 में, दैट डील विद द फोर्थ शेड्यूल, तो यहां पे वो डायरेक्टली सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हो। ये बार बार मुझे बोलने की बात है, अब समझ गया होगा आपको ये चीज है, ठीक है। चलिए, और हाँ, फोर्थ शेड्यूल किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। चलिए, फिफ्थ शेड्यूल बहुत बार पूछा है, इसके अंदर 10 स्टेट आते हैं भैया, अभी तो 10 स्टेट है करंटली, मतलब वैसे राज्य मतलब एरिया घोषित करना जिनमें शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज आते हैं, ठीक है। इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट को हमने साइडलाइन कर रखा है, इसके अंदर हमने नॉर्थ ईस्ट को साइडलाइन कर रखा। अब देखते हैं यहाँ पे अभी कौन कौन से यहाँ पे स्टेट आते हैं भाई, आपको बता देना चाहता हूँ, पहले थोड़ा जगह मिल जाए, हाँ ठीक है। देखिए मैप के हिसाब से इसको याद रखिए, झारखंड है, झारखंड देखिए, अभी आपको शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया अगर एडमिनिस्ट्रेड मतलब एक अलग से एरियाज बनाने हैं, अभी इन्हीं एरिया में ना पंचायत का एक्सटेंशन किया गया है, ठीक है, पेशा एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ग्राम सभा को एम्पावरमेंट दिया गया है, और इसलिए किया गया पंचायत को डायरेक्ट, और ये वैसे एरियाज है जहां पे गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लॉज होते हैं वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होते, विद सर्टन अमेंडमेंट के साथ लगते हैं, वहां पे लगाए जाते हैं, विद वहां पे ग्राम सभा का कंसल्ट लगता है उसके लिए। ओके, तो कौन कौन से राज्य हैं भाई? झारखंड है, अब आपको झारखंड तो पता है, झारखंड के बगल में क्या आता है? बिहार नहीं है, बिहार नहीं है, आपको बार बार बोलता हूं बिहार नहीं है, ठीक है। बिहार की मांग थी वैसे, लेकिन बिहार को दिया नहीं गया, ठीक है। अब देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को बोलिए मत भाई, झारखंड के नीचे ही आता है। उसके बगल में क्या आता है? उड़ीसा आता है। चलिए, उसके बगल में क्या, उसके नीचे क्या आता है? आंध्रा आता है। आंध्रा के बगल में आंध्रा का भाई कौन है? तेलंगाना आता है। तेलंगाना के इधर कौन है भाई? महाराष्ट्र आता है, आता है ना। महाराष्ट्र के ऊपर कौन है? गुजरात है। गुजरात के उधर कौन है? राजस्थान है। बीच में एमपी आ गया ना सबको कनेक्ट करने के लिए। और सबसे ऊपर थोड़ा चले जाएंगे, झारखंड के भी ऊपर चले जाएंगे, मतलब वो झारखंड के ऊपर तो आप नहीं जाना है, मतलब एक तरह से हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखा है मैंने, देखिए मैंने पूरा मैप के साथ ही ड्रॉ कर रखा। आप देखेंगे तो झारखंड के छत्तीसगढ़ मैच करता है, मतलब कनेक्ट करता है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा कनेक्ट करता है, उड़ीसा, अब सबकी बाउंड्री एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और एमपी इनमें से काफी के साथ कनेक्ट करता है ना। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया है, और ये टोटल 10 स्टेट हैं जो 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। मैप के हिसाब से इसको अपने हिसाब से बनाइए, एक बार बनाएंगे, एक बार मैप को अपने दिमाग में लाएंगे सामने, आपको याद हो जाएगा। आजकल भरोसा, ये मत सोचिए कि नहीं 10 स्टेट है, आपको नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। अगर आप स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब साथ ही साथ सीडीएस के साथ या बाकी अदर एग्जाम के साथ अगर स्टेट पीसेस की तैयारी में है तो भैया माफ करिए, प्लीज ये सब करिए, क्योंकि स्टेट पीसेस वाले पगला जाते हैं, कुछ भी पूछते हैं। वो एक दिन ये पूछ रहे थे कि कितने स्टेट हैं जहां पे लोकसभा की सीट एक ही है, बताओ लोकसभा की सीट भी काउंट करने जाऊं मैं, किस दिन ही ना पूछ ले, बताओ कितने स्टेट ऐसे जहां लोकसभा की सीट 20+ है। अरे यार कुछ लिमिट होती है क्वेश्चन की भी, ठीक है। चलिए ओके, अब 6th शेड्यूल में क्या आता है? 6th शेड्यूल का तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनती है, ओके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनती है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 स्टेट आते हैं, असम, एटीएम स्क्वायर से मैंने याद किया है, एटीएम स्क्वायर, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं 6th शेड्यूल में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं
असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। अभी मणिपुर नहीं आता, इसलिए मैंने इसको मेमोराइज किया है तरीके से कि एटीएम वैसा एटीएम है जिसके अंदर मनी नहीं है, तो एटीएम स्क्वायर है वो, मणिपुर को हटा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से 6 शेड्यूल में इसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग 5th एंड 6th शेड्यूल को, ठीक है। चलिए, बेसिकली ऐसा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो इनके कस्टमरी लॉज को इंपॉर्टेंस दी गई है, और आपको पता ही है यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, ओके, तो अब उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो भाई फिर वो लोग बोले वहां पे वो लोग कम्युनल राइट्स या कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है ये बोडो जो एक ट्राइबल बोडो जो है उनको हमने अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल देना पड़ गया, अदरवाइज उनकी डिमांड थी बोडो लैंड की, उनकी डिमांड थी, उनकी डिमांड बोडो लैंड की थी। अब बताइए, अब इस तरह से हर एक अगर अपना जो कम्युनिटी है वो मांगने लगे, हर एक अपनी जाति अपना एक लैंड मांगने लगे, तो फिर इंडिया के तो 1000 टुकड़े बन जाए। और आपको पता ही है गोरखालैंड की डिमांड होती है, ठीक है। यूपी खुद अपने आप में 4 राज्य की डिमांड करता है, महाराष्ट्र अपने आप में 2-3 राज्य की डिमांड कर लेता है, तो कैसे चलेगा फिर? ओके, चलिए। और हाँ, 5th और 6th शेड्यूल में भी कोई अगर बदलाव करना है तो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है 5th और 6th शेड्यूल में। अच्छा, सिंपल मेजोरिटी से एक और चीज बताता हूं, अगर किसी राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश करना है या अबॉलिश करना है, उसको भी हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। सिर्फ एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि वो पर्टिकुलर स्टेट काउंसिल, सॉरी वो पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल पास करे फॉर द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर आर्टिकल नंबर 169। चलिए, अब बात करते हैं 7th शेड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, पावर शेयरिंग की बात करता है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ द पावर की बात करता है, ओके। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, आर्टिकल नंबर 246 और दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना फेडरल स्ट्रक्चर, तो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर। यूनियन लिस्ट में भाई 100 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 61 है, कॉन्करेंट लिस्ट में 52। देखिए ये क्वेश्चन तो आप एक बार देख लीजिए, वैसे तो मेरे को अभी भी नहीं लगता कि इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, बिकॉज ये अपने आप में बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन होगा और बहुत नीच लेवल का क्वेश्चन होगा, मेरा ऐसा मानना है। ये बहुत फैक्ट मेमोराइज करने वाली बात हो गई। लेकिन क्वेश्चन जहां से आजकल पूछा जा रहा है वो बताता हूं आपको कि 42nd अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ था कि ऐसे 5 सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। अदरवाइज पहले स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट थे और कॉन्करेंट में 47 थे, ठीक है। तो 5 यहां से उठा के इधर डाल दिए गए। वो 5 कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो देखिए, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट एंड मेजरमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस है, अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कर रखा है 42nd अमेंडमेंट के बाद, जिसके थ्रू उन्होंने स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है। प्लीज इस बात को दिमाग में रखिए, ठीक है। ये बात आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं मैं। और आप बोलेंगे अब एक और बात, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्टिकल नंबर 246 में क्या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर भी बात की गई है क्या? नहीं, आर्टिकल नंबर 246 में रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं की गई। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के ऊपर बात की गई है आर्टिकल नंबर 248 में। अब रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होते हैं? वैसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं है। तो जो इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं है वो है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, और उसके बाद लॉ कौन बनाएगा? उसके बाद लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। ये हमारा सबसे बड़ा की फीचर है। यूएसए में ऐसा है कि यूएसए में स्टेट बनाता है, वहां का जो स्टेट है ना वो बनाता है, वहां का सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती। उसके ऊपर मैंने डिफरेंस बिटवीन कराया है, इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर एंड द अमेरिकन फेडरल स्ट्रक्चर। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच करिए उसको जाके, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे चीजें मैं बनाता रहता हूं, जिससे क्या है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखिए शेड्यूल के ऊपर बना रहा हूं, यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ओके। चलिए, अभी 7 इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, इसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आपको, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। अब हाफ ऑफ द स्टेट का क्यों चाहिए? क्योंकि आप स्टेट लिस्ट में अगर चेंज करेंगे तो स्टेट की पावर आप कम कर रहे हैं ना, या कुछ भी कर रहे हैं इसके अंदर इन द 7th शेड्यूल। तो लिखिए यहाँ पे अपने नोटबुक में, जहां पे भी आप नोट बना रहे हैं। और हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा भाई, पीडीएफ के भरोसे मत रहा करो, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, पीडीएफ एक रेफरेंस होता है। खुद जो मैं बोल रहा हूं वो पीडीएफ में कहां है? दिख रहे हो हैंडराइटिंग समझ पाओगे आप? मेरी हैंडराइटिंग में थोड़ी देर बाद मैं नहीं समझ पाऊंगा, ओके। तो मेरा बोलना ये है कि ऑलवेज मेक योर ओन नोट, ओन ओन, ठीक है, तभी आपको याद रहेगा। मेरे को सब इसलिए याद है क्योंकि अपने खुद के नोट्स हैं, ओके। तो अब यहां पे बता रहा हूं मैं कि 7th शेड्यूल में अगर कोई भी अमेंडमेंट है तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करता है। और क्या क्या चीजें हैं? आप प्रेसिडेंट के चुनाव में अगर बदलाव करेंगे, अब अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कोई बदलाव करना चाहेंगे उस केस में, ठीक है। और आर्टिकल 368 में इटसेल्फ अगर आप कोई बदलाव करना चाहेंगे
तो भी आपको लगेगा क्या फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इनके अंदर कोई बदलाव करने के लिए आपको स्टेट्स की परमिशन चाहिए? नहीं, वो आप स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं। मेकिंग एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि आप बेसिक फीचर को ना वॉयलेट करें। किसको? आप बेसिक फीचर को ना वॉयलेट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे। और ये 5 जो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, ये आप दिमाग में रखें। 8th शेड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351, चलिए यहाँ पे मतलब ये तो है 8th शेड्यूल के अंदर कितने लैंग्वेजेस आती हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई बदलाव करना है तो क्या कैसे करेंगे? सिंपल मेजोरिटी से। कैसे भाई? सिंपल मेजोरिटी से इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी से बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर, और ना ही स्टेट्स की परमिशन चाहिए। कितने 22 लैंग्वेजेस है ना। शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थी, आपको बता दूं मैं। ये अमेंडमेंट इसलिए मैंने अलग से लिखे हैं आपके लिए, एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो कहाँ, अरे भाई जब पेपर सॉल्व करोगे ना तो पता चलेगा। स्टेट पीसीएस, और आपको लगता होगा कि स्टेट पीसीएस आजकल यूपीएससी देखती नहीं है। आजकल यूपीएससी हर एग्जाम के पेपर को देखती है, वहां से कंटेंट लेती है। ठीक है, एक यूपीएससी के पेपर में बीपीएससी का डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था, एक बार छत्तीसगढ़ पीसीएस का डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था। तो आजकल हर एक एग्जाम इंपॉर्टेंट हो गया है। हर एक एग्जाम जो आपके सिलेबस को मोर और लेस कवर कर रहा है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर दैट। तो आजकल अपना पढ़ाई का थोड़ा दायरा बढ़ाइए, और इसीलिए हमने पीआईक्यू सब चालू किया है कि मैं, और बाकी भी मेरी पीआईक्यू की जो सीरीज है जिसके अंदर मैं अदर पीसीएस के एग्जाम के भी कवर किए, उसको भी एक बार वॉच करिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अभी देखिए 21st अमेंडमेंट के बाद क्या ऐड किया गया। 21st अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया, जो कि 15th लैंग्वेज थी। और 71st के बाद मैथिली, कोकनी, सॉरी मैथिली नहीं, मणिपुरी, कोकनी और नेपाली। लेकिन सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा वो इससे पूछा है। 92nd अमेंडमेंट के बाद कौन सी लैंग्वेज 4 ऐड की गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, आई थिंक इससे पहले मैंने करा भी रखा है ये 4 लैंग्वेजेस के ऊपर। ओके, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि पहली बात, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है? तो दिमाग में रखिए 22। शुरुआत से 22 थी क्या? नहीं थी, शुरुआत से 14 थी, बाद में जोड़ी गई है। कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? 3 बार अमेंडमेंट हुआ है। कौन सी बार? 21, 71 और 92। कैसे याद करेंगे? 21 और 71 को ऐड करेंगे, आपको 92 मिल जाएगा। 21 + 71 यू विल गेट 92। ओके, ऐसे याद रखिए आप। वन मोर थिंग, अब यहां पे इंग्लिश है क्या? नो, इंग्लिश इज नॉट द पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल, प्लीज रिमेंबर दैट। इंग्लिश इज नॉट द पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल। अब लैंग्वेजेस कैसे याद रखेंगे? देखिए अमेंडमेंट वाले भी अगर आपको याद हो गए ना, अमेंडमेंट की कितनी लैंग्वेजेस? 8 लैंग्वेजेस है। सिंधी है। 92nd वाले तो याद ही रखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। और उसके 71st वाली कौन सी है? कोकनी, मणिपुरी, नेपाली। तो ये 8 याद रखिए। उसके बाद की थोड़ी बहुत जो आपको बता देता हूं मैं। हिंदी होगा? आपको लगता है हिंदी होगा? हाँ, होना चाहिए, हिंदी होगा। पहले साउथ की देख लेते हैं। तमिल होगा? क्या लगता है? मेरे को तो लगता है तमिल होगा। तेलुगु होगा? हाँ भाई, होना चाहिए। उसके बाद मलयालम होगा? अरे भाई कैसे नहीं होगा मलयालम। उसके बाद कन्नड़? हाँ बिल्कुल। ये सारी की सारी आपको बता दूं, सारी की सारी क्लासिकल लैंग्वेज भी है। उड़िया? बिल्कुल होगा। मराठी? कैसे नहीं हो सकता है, मराठी वाले जान दे देंगे भाई। ठीक है। गुजराती? बिल्कुल। राजस्थानी है क्या? नहीं, राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी नहीं है। बंगाली? कैसे नहीं होगा भाई, इतनी अच्छी लैंग्वेज है, कल्चर है उनका। ठीक है। अब को बोलेगा भोजपुरी? अरे भाई भोजपुरी नहीं है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये हो गए, 8 हो गए। 5 लैंग्वेज और उसकी। अच्छा, उर्दू? हाँ उर्दू है भैया। और क्या बचता है? हाँ कश्मीरी? हाँ कश्मीरी भी है, कश्मीरी भी है। नेपाली तो हो गया, नेपाली यहाँ पे आ गया। अच्छा, और क्या बचता? और साथ से मेरे तो दो तीन लैंग्वेज बचती है। ठीक है, तो पंजाबी पंजाबी हो गया। और क्या बचता है? चलो देख लेना। अब इतनी लैंग्वेज बता दी यार। अब इसमें अगर इसके संथाली तो हो गया। अब यार इसके बाद अगर कुछ मिस हो गया तो माफ करिए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 20 के आसपास लैंग्वेजेस आपको बता दी, इसके अंदर है, इंग्लिश नहीं है। तो इतने में अगर आपको इतना पता है ना तो आप आंसर तो निकाल लेंगे यार, इतना आइडिया है। अभी दिमाग में रखिए कौन कौन सी चीजें नहीं है, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। भोजपुरी नहीं है, ठीक है, सबको लगता है भोजपुरी नहीं। राजस्थानी नहीं है, ये राजस्थानी भोजपुरी यहाँ पे शेड्यूल। हरियाणवी नहीं है, हम सुनते तो हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि हाँ बोली जाती है, लेकिन है नहीं है। ठीक है, भोजपुरी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, और अपना ये भी नहीं है, हरियाणवी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी डिस्कशन हो गया हमारा लैंग्वेजेस के ऊपर। अभी देखिए, अरे लैंग्वेजेस खत्म नहीं हुई है भाई, काफी चीजें हैं। आर्टिकल 343 काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल नंबर 343 के ऊपर डायरेक्टली। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या है? हिंदी, दैट इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट।
डेजिग्नेटेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखा आर्टिकल नंबर 343 में। क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में पीवाईक्यू है भैया, ये पीवाईक्यू पूछा आर्टिकल नंबर 343 में क्या क्या चीजें दी हुई है, प्लीज इस बात को दिमाग में रखिए। आपको लगता होगा ये पढ़ने की जरूरत है कि हाँ पढ़ने की जरूरत है, पूछा हुआ है, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। द नंबर ऑफ द ऑफिशियल पर्पस, ये तो देखिए आपको याद हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऐसे लिखे जाएंगे, मतलब नंबर्स अब ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, एक कम दो हम ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, एक दो ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, और न्यूमरस फॉर्म में लिखे जाएंगे। कहने का मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, पहला तो ये है और दूसरा ये है, क्या बोला गया 15 साल के लिए हमने कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा 1950 से लेकर 1965 तक हमने सोचा था कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा, उसके बाद इंग्लिश को हम पूरी तरह से बंद करेंगे, ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी को रखा जाएगा। इसलिए लिखा है ना, हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन क्या हुआ, जो सदर्न वाले स्टेट थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने बोला कि यार वी कांट स्पीक हिंदी एंड व्हाई शुड वी एक्सेप्ट हिंदी, हमारी लैंग्वेज इतनी रिच है। तो डेफिनेटली तो, और यहां पे अगर काम करना ऑफिशियल के लिए क्या चाहिए, आप हिंदी को नहीं बना सकते हैं, तो दैट्स वाई इंग्लिश को कंटिन्यू किया गया। और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में, और उसने इंग्लिश को फॉर द इंडेफिनाइट पीरियड के लिए कंटिन्यू कर दिया अलॉन्ग विद हिंदी। बात खत्म, ये आपको दिमाग में रखना है। तो पार्लियामेंट को लॉ दिया गया, पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं, तो इंग्लिश को उन्होंने कंटिन्यू किया है थ्रू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट फॉर द इंडेफिनाइट पीरियड। ये बात आप दिमाग में रखेंगे, इंडेफिनाइट मतलब मरते दम तक, जब तक दुनिया है, जब तक इंडिया है, बस ये बात दिमाग में रखिए। चलिए, और वो चेंज करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास भी, मेरे पास नहीं, आपके पास नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। चलिए अब यहां पे देखिए, दैट अलाउ द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस अलॉन्ग विद हिंदी। तो अब हमारे पास भाई सेंटर के लिए, सेंटर कौन से दो लैंग्वेजेस को यूज करता है, इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ओके, और कम्युनिकेशन भी करने के लिए अलॉन्ग विद यूनियन एंड द स्टेट। यहां पे नहीं लिखा है स्टेट एंड स्टेट, नहीं बोला है, यूनियन एंड द स्टेट बोला है, मतलब एज अ सेंटर और द स्टेट के बीच में। स्टेट एंड स्टेट को पूरी फुल राइट है कि कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहते हैं फॉर देयर कम्युनिकेशन, उनको पूरा वो दिया गया है, ठीक है, फ्रीडम दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनियन एंड द स्टेट की बात की गई है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में करेगा। आर्टिकल 348 अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन आता है, अब पूछा हुआ है, बताता हूं ना, आप मेरा पीआईक्यू सीरीज देख रहे हैं तो उसमें भी आया, अब मैंने करवाया है कि इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल नंबर 348 में दिया है। कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, लैंग्वेज टू बी यूज इज इंग्लिश, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो क्या यहां पे हिंदी लैंग्वेज यूज की जा सकती है या फिर अदर लैंग्वेज यूज की जा सकती है, जो वहां की मदर टंग है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाएगी ना, केरला में जैसे मलयालम हो गई। तो सीधी बात है कि पहली बात, गवर्नर और प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद, मतलब गवर्नर किससे अप्रूवल लेगा, प्रेसिडेंट से, तब जाके हाई कोर्ट में यूज की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल यूज नहीं की जाएगी, सीधी बात। द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज मतलब आप 21 ऑफिशियल लैंग्वेज उठा लीजिए, हिंदी के साथ 22 हो गई, उनमें से जो लैंग्वेज यूज की जा सकती है हाई कोर्ट में, वो कब यूज की जाएगी, परमिटेड बाय द गवर्नर विद द प्रेसिडेंट कंसेंट, तब जाके आप हाई कोर्ट में यूज करोगे और सिर्फ हाई कोर्ट में यूज करोगे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट में आप इंग्लिश ही यूज करोगे, ऑल द प्रोसीडिंग्स शुड टेक प्लेस इन इंग्लिश एंड इंग्लिश ओनली। ये मेरे को एसएसबी की लाइन याद आ गई कि द लैंग्वेज शुड बी यूज हियर इज इंग्लिश एंड द सेकंड लैंग्वेज इज आल्सो इंग्लिश, ठीक है। इफ यू स्टक एनीवेयर यू कैन स्विच टू हिंदी एंड रिवर्ट बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। जिन्होंने एसएसबी दी है वो रिलेट कर सकते हैं, जीटो साहब ऐसे ही आके बोलते हैं। चलिए, याद हो गया, 17 दी है मैंने। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज फॉर बिल, एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। देखिए, अभी ये बात तो बोल दी उन्होंने भाई कि अदर लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं कंसेंट अगर है तो, लेकिन अगर जो ऑर्डिनेंस पास होगा या फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे पास करेगा, जो भी है वो सारा, या फिर ए लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डर, रूल एंड रेगुलेशन जो भी है, वो सब किस में रहेगा, वो सब यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी बात देखिए, ये बहुत की पॉइंट है। आर्टिकल 342 क्लॉज 2 allow the governor of a state with the president approval to authorize the use of Hindi or any other language for the official purpose of the state in the high court proceeding, and English remain the authoritative version of the interpretation in a case of the dispute। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है यहाँ से, ठीक है। चलिए, काफी डिटेल हो गया लैंग्वेज के ऊपर। अब 9th शेड्यूल के ऊपर मैं ज्यादा, इसके लिए अलग से मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, 9th शेड्यूल अगर पढ़ाने लगा तो। वैसे लॉज है 9th शेड्यूल इन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया है,
ये बात आपको बता दो मैं। 9 शेड्यूल उन्होंने क्रिएट किया, 1951 में क्रिएट किया। वैसे लॉज को उन्होंने डाला है जो कि कोर्ट ना उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन लैंड रिफॉर्म से जो रिलेटेड जो बहुत सारे हैं। अब देखिए 2007 और बाद में तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी उठा के उसके अंदर डालने लगे थे, लेकिन 2007 के अंदर आईआर कोलो केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर वो लॉज बेसिक फीचर को वायलेट करेंगे तो उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सीधी बात, क्या हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कौन सा केस? आईआर कोलियो केस, ठीक है। चलिए 2007 में। अब यहां पे बात करते हैं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आपको कितनी बार बता चुका हूं मैं। 10th शेड्यूल आर्टिकल नंबर 102 और आर्टिकल नंबर 191। देखिए आर्टिकल याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात करता है कि कौन कौन से भाई बेसिस हैं इसके लिए डिफेक्शन के, मतलब धोखा देने के। पर्पस क्या था ये बता देना चाहता हूं कि पर्पस ये था कि पहले क्या करते थे ना, पॉलिटिकल जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो कुछ फायदे के लिए, फ्री बीज के लिए दूसरी पार्टी स्विच कर देते थे। इलेक्ट हुए हैं बीजेपी से, चले गए कांग्रेस में, इलेक्ट हुए कांग्रेस से, चले गए सपा में, किसी ऐसे सो ऑन वो लोग कर रहे हैं फॉर अपने फायदे के लिए, सरकार गिराने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ऐसा होता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी कंट्री में क्रिएट होती है। और जिस किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, विच मीन्स दैट कंट्री विल नॉट गोइंग टू ग्रो। सिंपल एज दैट। इस बात को आप दिमाग, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल है वहां पे, तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगा। तो उसको रोकने के लिए यहां पे क्या किया गया कि इसको लाया गया है, ठीक है। अब ये बोला गया कि जो पर्सन भी इलेक्ट होकर आप एक पर्टिकुलर पार्टी से आया है तो उसको पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। अब देखिए क्या क्या, अगर उसने पार्टी को छोड़ दिया, खुद ही वॉलंटरली गिव अप कर दिया उसने मेंबरशिप, क्यों गिव अप किया? हो सकता है भाई उसको पार्टी की तौर तरीके पसंद ना आ रहा हो सकता है ऐसा है कि भाई उसको पार्टी की विचारधारा पसंद ना आ रही हो, या उसके साथ अलाइन नहीं कर पा रहे। जैसे कुमार विश्वास को आपकी विचारधारा पसंद नहीं आई, पहले वो ज्वाइन हुए थे बट लेटर पार्टी रिजाइन कर दिया ना उन्होंने। तो ये पहला पॉइंट हो गया, उस केस में उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा और वो छोड़ना पड़ेगा। चलिए सेकंड केस, अगर पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी का कुछ पर्टिकुलर एक चीज पे वो चल रहा है, मतलब बोला जा रहा है कि भाई आपको सबको वोट डालना है, लेकिन कोई एक पर्सन बोल रहा है भाई मेरा मत इसके साथ नहीं है, ठीक है। जैसे आपको बताता हूं, फार्म बिल जब आया था 1900 नहीं यार 2020 में, 1900 में जा रहा हूं मैं, इसके साथ ही हिस्ट्री में घूम रहा हूं मैं। 2020 में जब फार्म बिल आया था तो एक अकाली दल की जो एक नेता थी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया, ठीक है। और तो उन्हें रिजाइन देना पड़ा था, समथिंग ऐसा कुछ हुआ था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा बट ऐसा होता है एक बार। मतलब कहने का मतलब कि आपको पार्टी के विप के अगेंस्ट नहीं जाना। अगर पार्टी के विप के अगेंस्ट जा रहे हो और आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो अपना पॉइंट विद इन 15 दिन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप रिजाइन देना पड़ेगा। कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जिसको चूज किया गया है, वो उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसको बोला गया भाई कि तू, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी ने क्यों उसको इलेक्ट किया है भाई कि तू, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, यू आर द बेस्ट मेंबर फॉर अस, और तू ही जाके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो क्या होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है ना कि तुझे भाई, तूने अपने लोगों के साथ धोखा दिया है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ धोखा दिया है। और नॉमिनेटेड मेंबर के लिए क्या होता है, जिसने 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो 6 महीने के बाद, सॉरी माय मिस्टेक, 6 महीने के बाद अगर पार्टी को ज्वाइन करता है तो किसी भी पार्टी के 6 महीने के अंदर कर लेगा तो पार्टी का मेंबर बन जाएगा। हमारे यहाँ पे एक कंडीशन भी है ना आर्टिकल नंबर 75 में, कि कोई भी पर्सन क्या है, कोई भी पर्सन यहाँ पे एमपी बन सकता है, 6 महीने के अंदर उसे मेंबरशिप दिलानी पड़ेगी। 6 महीने के बाद अगर करेगा तो उसको दरख्वास्त कर देंगे भाई। चलिए एक्सेप्शन है इसके अंदर कि 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर कोई पार्टी फूट जाती है, जैसे कोई पार्टी में 60 लोग हैं, 40 लोग निकल के आ गए, तो उसको स्प्लिट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको स्प्लिट कहेंगे। उस केस में वो 40 लोग डिफेक्ट नहीं कहलाएंगे, और वैसे तो ये 20 भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, इन लोगों ने छोड़ा है ना, उन्होंने थोड़ी छोड़ा है, ये जो बीच के 20 बचे हुए हैं। लेकिन पहले क्या था, जब पहली बार जब ये 52nd अमेंडमेंट आया था तो पहले 1/3 का प्रोविजन था, इसको 2/3 बाद में किया गया बाय द 91st अमेंडमेंट एक्ट। जरा इसके लिए मेरा एंटी डिफेक्शन वाला वीडियो देख लेना यार, बहुत डिटेल में समझाया। चलिए ये है पूरा चीज। और हाँ, प्रिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर रहेगा, चेयरमैन रहेगा, ओके, हाउस के वो रहेंगे। और अगेन इनका जो डिसीजन रहेगा दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये सब भी बताते चलता हूँ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मन नहीं मानता मेरा, कभी पढ़ाने में लग जाता हूँ तो पूरा ही बता देता हूँ फिर, नहीं तो आप कहीं भी इतना नहीं देखोगे शेड्यूल के ऊपर इतना फोकस किया जा रहा है। ये अलग से सब्जेक्ट, अलग से टॉपिक है। चलिए अभी हाँ, डिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर, चेयरमैन, जुडिशियल रिव्यू होगा यहाँ पे, ओके। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। चलिए तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ सब चीजों को, ठीक है। अब इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, पंचायती राज और इसके लिए अलग से टॉपिक है यार, अभी लेने लगा तो मैं लिटरली फिर शाम कर दूंगा यहीं पे। 11th शेड्यूल पंचायती राज से डील करता है। पंचायती राज 243G के अंदर
243G के अंदर 29 सब्जेक्ट की बात की गई है और यहाँ पे 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी की बात की गई है और यहाँ पे 18 सब्जेक्ट की बात की गई है। 243W में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पावर एंड जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की, वो 11th शेड्यूल में पंचायती राज के लिए है, लेकिन आर्टिकल क्या है उसका 243G और म्युनिसिपैलिटी के लिए 243W। और आपको पता है पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट के बाद आया था और म्युनिसिपैलिटी 74th। एक और बात बताना चाहता हूं मैं, एक बार ट्राई किया था राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया था उन्होंने पंचायती राज के लिए, लेकिन पास नहीं हो पाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको बता देना चाहता हूं मैं, ठीक है। उन्होंने लाया था लेकिन पास नहीं हो पाया था। तो ये था पूरा हमारा शेड्यूल के बारे में, काफी डिटेल में किया, मैं कोशिश किया मैंने, होपफुली आपको पसंद आया हो। और काफी पीआईक्यू के सोर्स भी बताया मैंने, किस तरीके के क्वेश्चन आते वो भी बताया मैंने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। जो पीआईक्यू की सीरीज है उसको वॉच करिए, फिर ये भी वॉच करिए और थोड़ा चैनल को स्प्रेड करिए। थैंक यू वेरी मच।